Yes, please. Good morning, everyone. So, in previous part हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज चैप्टर नंबर 1 और आई कैन से इंट्रो टू द ऑडिट। इवन मैंने लेक्चर जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसमें मैंने हेडिंग भी क्या दी है, इंट्रो टू ऑडिट, जिसमें चैप्टर 1 का कंटेंट तो भी हमने शुरू ही नहीं करा। आज फाइनली जितना कंटेंट आपने 2 लेक्चर के अंदर सुना है वर्ड टू वर्ड यहां से आप लोग अपना पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। एंड नाउ आई कैन एश्योर माई सेल्फ एज वेल कि आप लोगों ने इन चीजों को ध्यान से सुना भी होगा और जितने वर्ड्स आपने अब तक क्लिक करे वही वर्ड्स आपके चैप्टर 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स पूरे कंटेंट के अंदर ये काम है। क्लियर? लास्ट लेक्चर जस्ट टेकिंग 2 मिनट्स, ऑडिट का प्रोसेस मैंने आप लोगों को लिखवाया और आप लोगों ने एक टाइम फ्रेम सा भी नॉर्मली यहाँ पे बनाया था जो लॉ में भी अक्सर आप कई बार बना चुके हैं कि कंपनी के केस में सर फाइनलाइजेशन कैसे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाया जाता है, हर चीज हम ऑलरेडी पहले लॉ के पॉइंट से भी डिस्कस कर चुके हैं। मेन पॉइंट इज इस ऑडिट प्रोसेस में कल मैंने सबसे पहला नंबर स्टेप जो अपने आप में बताया दैट इज प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, जिसमें आपने क्या बताया कि सर एंगेज होने से पहले, अपॉइंट होने से पहले ऑडिटर अपने लेवल पे कुछ एक्टिविटीज क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, नॉट अपने लेवल पे, गाइडेड बाय द स्टैंडर्ड्स, कि जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 220, 220, 210, मैं शॉर्ट वर्ड में याद रखता हूं, 220, 220, 210, 3 पॉइंट आते हैं जी, जिनमें सबसे पहले मुझे क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नंबर 2, क्या मैं एथिकल रहते हुए, इंडिपेंडेंस रहते हुए काम कर पाऊंगा या नहीं। नंबर 3, क्या हमारे बीच में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एस्टेब्लिश हो रही हैं। अगर इन चीजों से मुझे ग्रीन सिग्नल मिलेगा, मैं क्यों नहीं आपकी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा, आई मस्ट डू। और मैं आपका काम क्यों मना करूंगा जब मुझे किसी बात को लेकर दिक्कत ही नहीं, टर्म्स मेरी क्लियर हैं, इंडिपेंडेंट रहकर मैं काम कर पाऊंगा और मैंने प्रोसीजर परफॉर्म करके देखे एज पर ऐसे 220 क्लाइंट एक्सेप्टेंस को लेकर, क्लाइंट कॉन्टिन्यूस को लेकर, सर एवरीथिंग इज फाइन, तो मैं क्यों नहीं आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट करूंगा, क्यों मना करूंगा। हाँ, आप मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, मैं अपनी एक्सेप्टेंस लेटर आपको प्रोवाइड करूंगा। देन नंबर 3 वर्ड आपके पास क्या आया था, सर नाउ लेट्स स्टार्ट द ऑडिट, एंड जिसमें नंबर 1 स्टेप हमेशा क्या आता है जी, क्या, प्लान। बट प्लानिंग करने के लिए तुम्हें पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, किसकी, एंटिटी। और एक एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पर्टिकुलरली आप जिस भी एंटिटी में जाओगे आपको 2 सिस्टम देखने को मिलेंगे, 1 इज आईसी, नंबर 2 इज अकाउंट। अनडाउटेडली मेरा जो स्कोप है, जिस पर्पस के लिए मैं यहां पे इस एंटिटी में आया हूं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करना, ऑडिट करो। एफएस का क्या करना, ऑडिट। और आई थिंक सो एफएस को बनाने के लिए तो कौन सा सिस्टम काम आएगा, अकाउंटिंग सिस्टम। बट अकाउंटिंग सिस्टम भी गाइडेड बाय क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी बड़ी मीडियम स्केल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपको वहां पे काम इफेक्टिव दिख रहा है ना, एफिशिएंट दिख रहा है, उसकी वजह कौन होगा, वहां पे लगे हुए इंटरनल कंट्रोल्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना इंटरनल कंट्रोल्स के काम नहीं कर सकती, अगर चल रही होगी ऐसी वैसी ही चल रही होगी। क्यों? जब तक आप अपने सिस्टम में एक स्मूथ वर्किंग के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं लगाते, काम सही ढंग से नहीं होंगे जी। अब हमें पता है पर्टिकुलरली इस वेंचर को भी चलाने में पर्टिकुलरली हमारी क्या जान लगी हुई है, किन किन चीजों को लेकर हमें नोटिस करना पड़ता है, क्या क्या चीजें याद तक रखनी पड़ती हैं, स्टिल कहीं ना कहीं कमी फिर भी रह जाती है। वही बात है ना कि 1 मैन आर्मी भी कहां तक, अभी तक तो चलो 2 मैन है, दोनों भी कहां तक संभालेंगे, किस किस लेवल तक चीजों को मैनेज करेंगे। नाउ देर इज अ नीड फॉर, अब हम भी कहते हैं ओपनली, कोई बच्चा अच्छा काम करने वाला हो, कोई कैंडिडेट आपकी नजर में हो जो बंदा काम करना चाहता है, हम बैठे हायर करने के लिए, हमें चाहिए पर्सन। क्यों इतनी जगह मैनेज करना, क्योंकि वहां पे मैं चाहता हूं इंटरनल कंट्रोल्स और बेटर लगाए जाए। अब इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के लिए नेक्स्ट आगे क्या चाहिए, स्टाफ भी तो चाहिए।
तो जाकर हम अपनी प्रॉपर सर्विसेज क्या करवा पाएंगे, प्रोवाइड करवा पाएंगे। ये तो ठीक है, खुद इन्वॉल्व हैं तो बचे हुए हैं, मैनेजमेंट पार्ट में खुद हैं। अगर मैं कह दूं मेरा पार्ट यहाँ पे सिर्फ फैकल्टी पार्ट हो, देख यहाँ पे क्या बुरा हाल हो, लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशंस। उसका कारण क्या है, ऑनर अगर खुद मैनेजर होगा, उसको तो पड़ी है ना अपनी इज्जत की, कि भाई मैंने अपनी इज्जत बचानी है, मुझे पता है ये काम मैंने क्यों करना है। ये इंप्लॉय थोड़ी समझेगा, इंप्लॉय कभी नहीं समझेगा। इंप्लॉय को पर्टिकुलरली एक पता है कि मेरी छुट्टी 6 बजे होती है जी, 6 बजे जाना है, मेरे को मतलब नहीं इनका काम चले या ना चले। और इंप्लॉयर ये चीज कभी कह ही नहीं सकता, इंप्लॉयर का कोई टाइम ही नहीं है। तो ये चीजें तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल्स का क्या बनती हैं, पार्ट बनती हैं। एंड अल्टीमेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग का क्या है, रास्ता। तो आपको सर दोनों ही समझने पड़ेंगे। ये कई बार आएगा, कई बार क्वेश्चन करेगा आपसे, क्यों आईसी सिस्टम स्टडी कर रहे हो, तेरे कौन से पार्ट में आता है, तूने तो अकाउंटिंग सिस्टम देखना है, आप क्यों उसको चेक कर रहे हो। मैं क्या सर, अकाउंटिंग करने का मैनर भी तो किसने दिया होगा, आईसी सिस्टम ने। दैट हु विल रिपोर्ट टू whom, कौन एंट्री रिकॉर्ड करेगा, कौन बुक्स बनाएगा, कौन इसकी समराइज करते हुए एफएस बनाएगा, ये भी तो इंटरनल कंट्रोल है। एंट्री करने के बाद उसको क्रॉस चेक कौन करेगा, ये भी तो इंटरनल कंट्रोल है। तो आपको दोनों ही अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। सो करने भी चाहिए, करने भी चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट ऑन जो वर्ड आपका है कि मैंने सर ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, मैं क्या, मेरे को तेरी समझ नहीं आ रही। जब तक तुझे ये नहीं पता कि उनका अकाउंटिंग मॉडल क्या है, मैनुअल अकाउंटिंग है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, क्या क्या चीज मैनुअल है, क्या क्या चीज इलेक्ट्रॉनिकली है, और तुझे ये नहीं पता कि वहां का आईसी सिस्टम स्ट्रांग है या वीक है, तुम ऑडिट प्लानिंग कर क्या रहे हो। आप कह रहे हो सर ऑडिट प्लानिंग के अंदर ना हमें अब प्रोसीजर डिसाइड करने होते हैं कौन से लगाएंगे। मैं कहीं बता, तुझे पता है पहले वहां पे वर्किंग क्या है, उनके नेचर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे, लार्ज स्केल पे, क्यों आईसी सिस्टम स्ट्रांग है या वीक है। कल एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया था, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आईसी सिस्टम स्ट्रांग होगा, ऑडिटर का उतना काम क्या हो जाएगा, कम। क्यों, जितना आईसी इफेक्टिव होगा उतना मेरा एनटीई, 3 वर्ड, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, शॉर्ट वर्ड बहुत आएंगे। मैं मोस्टली ऑडिट के अंदर आपको बहुत सारी एब्रीवेशन दूंगा, शॉर्ट वर्ड दूंगा, याद करना तुम्हारे पॉइंट। जैसे एफ वर्ड बताया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तेरा आधा कंटेंट ना शॉर्ट वर्ड्स में याद होगा। एक चीज समझ लो, आपका अभी ऑडिट शुरू ही करा है, जस्ट अभी तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं चैप्टर 1 शुरू करवा रहा हूं। सब्जेक्ट्स ना क्रिएटिव बनाने पड़ते हैं, क्रिएटिव होते नहीं है, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। अगर आप इन चीजों को एज अ लाइटली टेकअप करोगे, इमेजिन नहीं करोगे व्हाट्स गोइंग ऑन, कि वहां पे क्या सिनारियो चल रहा होगा, जिन मैटर्स के बारे में बात चल रही है, सबसे पहले अपने आप को फील लेनी होगी लाइक एन ऑडिटर। अब तो कोर्स में पढ़ के सारा फील भी ना लें, कम से कम अपने आप को इमेजिन तो करें कि अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन होती तो अपा क्या करते। ऑडिट के अंदर 12 से 15 नंबर का पेपर कई बार ऐसा आता है जहां पे आईसीआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है एज एन ऑडिटर, बता तेरा आईक्यू क्या कहता है। आप कह रहे हो कुछ नहीं कहते, पहले डिस्क्लेमर देके बैठे आप। इन दैट केस वो ना ओपन क्वेश्चन है, मेरे पास हमेशा क्वेरीज आती हैं, सर ऑडिट बड़ा मुश्किल है जी, पेपर में क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, क्या पूछ रहे हैं। यस, द थिंग्स आर देयर, मानता हूं, मानता हूं सब्जेक्ट के अंदर टेक्निकलिटी है, एंड समवट पेपर, समवट लिटिल बिट पार्ट ऑफ द पेपर। पहली बात तो पेपर मेरा 100 का थोड़ी 114 नंबर का आएगा, एक तो ऑप्शन है, और आएगा ओपन कह रहा हूं। चाहे किसी अटेम्प्ट को उठा के बात कर लो, कोई लकीस्ट अटेम्प्ट होगी जिसमें कोई ऐसा कंटेंट ना आया हो। इन्होंने जी 15-20 नंबर का पेपर आईक्यू बेस्ड, जर्नल नॉलेज बेस्ड, कि एज एन ऑडिटर बताओ जो किसी कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं होगा, या अल्टीमेट 5-6 कंसेप्ट का गोला सा बना के खुद ही देख कौन सा आएगा। आज कह रहा हूं
फिर आप कहें जी हम तो किसी बात के मिथ में थे कि हर कुछ आपका कवर्ड होगा। स्कैनर सॉल्व करोगे, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। हर चैप्टर के अंदर दो तीन टॉपिक्स ऐसे निकलेंगे, फिर तभी तो स्कैनर कर रहे हैं। आपा लोग पता नहीं यार हर चीज को नेगेटिव क्यों लेते हैं। आपा ये क्यों नहीं कहते सर स्कैनर में ये कहां से आ गया टॉपिक, शुक्र मना तुझे पेपर से पहले पता लग गया, बाद में पता लगता तो तभी तो स्कैनर कर रहे हैं आपा कि भाई मुझे पीवाईक्यूज का पता होना चाहिए, एमटीबीज आरटीबीज का पता होना चाहिए, कि मैंने बुक का कंटेंट, मॉड्यूल का कंटेंट तो सारा कर लिया, बट स्टिल ये क्वेश्चन कहां से आ गया। वो एक्स्ट्रा पार्ट, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने उठाकर अपने किसी कंटेंट में क्या करने हैं, एडजस्ट करने हैं, जो कॉपी मैं मेंटेन करूंगा कि उसकी प्रैक्टिस मैंने करनी है कि भाई ये टॉपिक्स भी। दैट्स हाउ ऑडिट आप लोग क्या करोगे, डील करोगे। अब ये नहीं कहूंगा कि सर 100% पेपर आपकी टोन पे होगा, आपकी बुक में से होगा, कह रहा हूं ओपन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बट मुझे लिटरली फर्क नहीं है, लिटरली फर्क नहीं। मैं कह रहा हूं 12-15 नंबर का अगर आएगा भी कोई परवाह ही नहीं, फिर भी मेरे पास 80-90, अभी तो ऑप्शन के साथ है मेरे पास, मेरा पेपर फिर भी बचा हुआ है। पर ये अल्टीमेट खेलते हैं माइंड से। ऐसे ही पर्टिकुलरली आधा तो कंटेंट सिर्फ किसके नाम पे चला रहा है, डर के नाम से चला रहा है। क्यों, बच्चा जहां डर गया, नर्वस हो गया, अल्टीमेट वो वहीं सेटबैक हो जाएगा कि मुझे तो पता ही नहीं आज ऑडिट का पेपर था, जैसे आके बिठा दिया। ऐसा फ्लैशबैक में लेके जाएंगे, पर्टिकुलरली पेपर देके होश उड़ा देंगे, और वो एक आधा क्वेश्चन ही होता है। आप उसके चक्कर में ना पूरा का पूरा पेपर क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। उल्ट जो नंबर बिल्कुल फ्लैट सीधे पड़े होते हैं, ये अपनी बुक में से, अपने कंटेंट में से, तो वो पॉइंट है तो फलाने पॉइंट्स है, आप उनको इग्नोर कर देते हैं। तो इन चीजों में ना बच्चे एक वर्ड हम बोलते हैं मैच्योरिटी, जो ऐसे ही नहीं आती। ओवर द टाइम, धीरे धीरे जब आप अपने आप को बनाते हो, अपनी जर्नी ये साथ साथ चलाते हो, थिंग्स को डील करना सीखो, थोड़ा इन चीजों में मैच्योर हो जाओ। और क्या होती है मैच्योरिटी, आप ये थोड़ी कहते हैं कि मतलब एज के साथ अकल आ जाएगी, नहीं आती, कुछ जरूरी थोड़ा है। आप कई बार कहते हैं यार इतना बड़ा हो गया फिर भी मैच्योर नहीं है, दिमाग इसका बच्चों वाला ही है। उसने कभी अपने आप को डेवलप ही नहीं करा, इन सिचुएशंस में कभी अपने आप को डील ही नहीं करा। अब कल September 26 वाले आए थे, लॉ का पहला एमटीबी था, एंड होश उड़े हुए, जैसे पता नहीं क्या दुनिया लुट गई, क्या ही खत्म हो गया। भाई पहले दिन पता था कोर्स अपना ऐसा है, पढ़ना पड़ेगा। बिन पढ़े कौन पास हुआ है, कोई नहीं, कोई दुनिया में से एक लौता निकाल के दिखा दो। इंडिया भी नहीं कह रहा कि बिना पढ़े मैं तो ऐसे ही गया था, बस जस्ट पेपर देने बैठा एंड मैं पास हो गया। कोई मिलेगा ऐसा, है ही नहीं। अब तक जितने रिजल्ट मिले हैं पर्टिकुलरली, चाहे सिंगल ग्रुप मिला है चाहे बोथ ग्रुप मिला है, साला ओपन चैलेंज कह रहा हूं, कोई कह दे जी मैं तो बिना पढ़े पास हो गया, दुख दर्द उसी टाइम छेड़ के बैठ जाएगा। ना जी ना, बहुत पढ़े, हमें पता, ये तो परमात्मा का शुक्र है पास हो गए, ये भी बोलेगा और साथ में शुक्र भी मनाएगा कि भाई पास हो गए, हमें पता कैसे हुए हैं। पर कोई इतने रिजल्ट्स में से कह दे मैं ऐसे ही पास हो गया, मतलब ही है। मेहनत है, बट थिंग इज मैनेजमेंट। आपा लोग ना डिसिप्लिन नहीं है, आपा लोग डिटरमिन्ड नहीं है उस लेवल पे कि मैनेज करें, चीजें मैनेज करके चलोगे यार कोई दिक्कत ही नहीं। अब वही September 26 में कई सारे बच्चे हैं अल्टीमेटली, कोई है ही नहीं, आराम से पेपर दे रहे हैं, अगले पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अब पूछे जी वो भी तो उसी बैच में से हैं, वो कैसे कर रहे हैं जो बाकियों को ज्यादा ही दिक्कत आ रही है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज एंड एक्सक्यूजेस। कहते नहीं, जिस बंदे ने करना होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसके तरीके ढूंढता है काम करने के, बहाने नहीं। बहाने तो बहुत हैं, मैं कह दूं मेरे को काम करने की इंटेंशन नहीं है, मैं उसके क्या ढूंढूंगा, बहाने, कि मैं, मेरी इंटेंशन नहीं है ना, विलिंग नहीं है। वही चीज यहां पे जब पता है सब्जेक्ट पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है, करना पड़ेगा, बात है कि इसको करना कैसे है, तो उसके तरीके ढूंढ।
कॉस्टिंग है, एफएमएसएम है, द प्रीवियस जो सब्जेक्ट्स आपके गोइंग ऑन है, करिकुलम का पार्ट है जी, बिना पास हुए इंटर होएगी ही नहीं। अब सीधा सवाल ये है, करना तो है, करना कैसे, ये सॉर्ट आउट पूछो ना कि इसका तरीका क्या है। तभी ऑडिटर को भी कहा कहता जी प्रोसीजर की बात कर रहा तू, मेरे भाई पहले ये तो पता कर ले एंटिटी का लेवल क्या है, एंटिटी काम क्या करती है, एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, डेट है, ऑन कैपिटल है, क्या है, पता तुझे कुछ भी नहीं। और इनकी कॉम्प्लेक्स रेंज, होल्डिंग सबसी एसोसिएट या अकेली सिंगल एंटिटी है, क्योंकि ये रिस्क को तो बढ़ाएगी ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। इन चीजों के बगैर अगर तुम एक प्रोसीजर्स की लिस्ट बना रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, पहले जाके वहां पे ये दो सिस्टम समझ, तो जाकर तुम क्या डिसाइड कर पाओगे, एंटी। तब जाके उसका नेचर, नेचर मींस कौन से, टाइमिंग मींस कब, एक्सटेंट मींस किस हद तक, इनकी कोई हद थोड़ी है, कंप्लायंस डिटेल जितने मर्जी गहराई तक उतर जा, ऑडिट भी समंदर है, जितनी मर्जी गहराई तक उतर जा, डिपेंड्स अपॉन यू कि इज देयर एनी नीड कि आप उतनी गहराई तक जाएं, या मेरा काम ऐसे चल जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, सेंसस मेथड लगाएं या सैंपल, ये तो तेरा डिसीजन है। इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मेरी क्या कुछ स्टैंडर्ड मुझे रोकेगा, क्या आई से मुझे रोकेगा, शायद आपको एश्योरेंस चाहिए ना, मिल जाएगी। मैं चाहे सारी चेक करूं, मैं चाहे कुछ चेक करूं, और आईसीआई भी क्या कहता, मेरे को मतलब क्या, तू सारी चेक कर, कम चेक कर। एक बात सुन ले मेरे बेटे, अगर ओपिनियन गलत निकली ना, मिसकंडक्ट मानेंगे, और अल्टीमेटली क्या कहेंगे, तूने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ऑडिट नहीं किया, फिर प्रोफेशनल बिहेवियर पे डाउट आएगा, तू अपने आप ही सही चलेगा। मैं तो ये बोल रहा हूं, हु विल बी होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपिनियन, ऑडिटर। आप देखो जी, हमें मत मतलब नहीं है, चाहे सारी चेक कर चाहे कुछ चेक कर, तू देख भाई, पढ़। नेक्स्ट इज प्रोसीजर में दो बताए, कंप्लायंस और सबस्टैंडर्ड, दो सिस्टम थे, दो में इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर अगर आपको ऑडिट एविडेंसेस चाहिए तो कौन से प्रोसीजर लगेंगे, कंप्लायंस। और इसमें मैंने कल एक छोटा सा वर्ड बताया था, कंप्लायंस प्रोसीजर को लेकर क्या चेक करना, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर क्या चेक करना, तीन वर्ड होते हैं जी, DOC, DOC डॉक, D फॉर डिजाइन, O फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड C फॉर कॉन्टिन्यूटी थ्रू आउट द थिंग। कि जब मुझे इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में ये चीज पता करनी होती है ना, कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली डिजाइंड है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है एंड कॉन्टिन्यूटी थ्रू आउट द ईयर, इफ यस डन सर, मैंने आईसी सिस्टम स्टडी कर लिया सर, बढ़िया है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर किस पे लगते हैं जी, पहली बात लगते हैं किस पे हैं, अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम का क्या चेक करने के लिए, द डाटा प्रोड्यूस्ड बाय द अकाउंटिंग सिस्टम की कार, CAR, अकाउंटिंग सिस्टम की डाटा, डाटा की कार, डाटा की कार मतलब C स्टैंड्स फॉर कंप्लीटनेस, C स्टैंड्स फॉर कंप्लीटनेस, A फॉर एक्यूरेसी, R फॉर रिलायबिलिटी। अब अपने अपने शॉर्ट वर्ड्स है, जैसे मर्जी बनाओ, अपने अपने मेमोरी टेक्निक्स हैं, जैसे मर्जी बनाओ। हाँ कुछ हमारे यूनिवर्सल हैं जो चलते आ रहे हैं, ठीक है ना, वही अपन नेक्स्ट ऑन आगे पास ऑन करते जा रहे हैं ताकि तुम्हें फाइनल्स में ही ना वही काम आए। अब जैसे वर्ड मैंने कल बताया SAAE, दैट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हाँ बट ये सिर्फ याद करने में है, लिखने में नहीं है। कहीं पेपर में अपन शॉर्ट वर्ड लिखने शुरू कर दें, डाटा की कार चेक करनी है, कौन सा मैकेनिक का साला है, समझे ना, वहां पे आपको फुल वर्ड ही लिखना है, ये तो अपना मेमोरी टेक्निक है, सो दैट जब भी आप क्वेश्चन देखते हो एट फर्स्ट इंस्टांस मुझे पता लग जाए कि वहां पे क्या है। नेक्स्ट इज, अच्छा ऑडिट एविडेंस के मामले में बताया था, ऑडिट एविडेंस आपको क्या चाहिए, सफिशिएंट भी चाहिए और दोनों चाहिए। सफिशिएंट माने क्वांटिटी वाइज एंड एप्रोप्रिएट माने दोनों चाहिए। नाउ ऑडिट कंक्लूजन दैट इज ओपिनियन। अच्छा मैंने कल एक वर्ड बताया था, एविडेंस क्या चीज है,
एविडेंस क्या चीज है अपने आप? एक लाइन बताई थी मैंने पर्टिकुलरली, एविडेंस क्या चीज है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन, पहली चीज, एक ऐसी ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ऑब्टेन्ड बाय द क्या है? ऑडिटर, दैट हेल्प्स द ऑडिटर इन ड्रॉइंग द कंक्लूजन, जिसके बेसिस पे ऑडिटर आपका कंक्लूजन क्या कर पाएगा? ड्रॉ कर पाएगा। मैं फिर वही कह रहा हूं, जिसने मेरे पहले 2 लेक्चर सुने होंगे ना, आज अगला कह देगा पता नहीं क्या पढ़ाई जा रही, बट जब भी कोई चैप्टर खोलोगे ना, अब देखना अल्टीमेट सारे वर्ड्स तुझे यही मिलेंगे। अपना तो ऑडिट सारी चल रहा है काइंड ऑफ, जितना भी है। हाँ जी बोलो। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर दैट हेल्प्स द ऑडिटर इन ड्रॉइंग कंक्लूजन, या ऑन विच ऑडिटर्स कंक्लूजन इज बेस्ड। 2 लैंग्वेज चलती कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पे, ऑन विच ऑडिटर्स कंक्लूजन क्या करता है? बेस करता है। हाँ जी मोहन, क्या पूछना था? तो कैसे पता चलेगा कि इन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग। जब आप एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके केस में मुझे डिटेल में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्या मैं ऐसे ही सेंसस नहीं, सैंपल लगाते हुए क्या रीजनेबली श्योर कर पाऊंगा? ये आपकी जजमेंट है। बट एट द एंड जब हम ऑडिट लगा सैम्पलिंग सारा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी मैंने कौन सा आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस देनी है? क्या करनी है? रीजनेबल। और रीजनेबल के केस में मैं वर्ड बोलता हूं सब्जेक्ट टू मटेरियलिटी। मैंने पहले कहा था फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, नॉट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स। अब इतने चक्कर में मैं ऑडिट थोड़ी छोड़ूंगा। चला गया था फीस आ रही, आने दे यार। हमने कौन सा एब्सोल्युटली श्योर करना है, पर अगर फिजिबल होगा तो ही पकड़ेंगे। अगर आपको पता है कि नहीं नहीं भाई लायबिलिटी बहुत बड़ी है, इतना बड़ा ऑडिट कौन टेकअप करेगा, 4 दिन में कहां से कर देंगे, सॉरी सर हम नहीं कर। और जो इतनी बड़ी एंटिटी लास्ट के दिनों में आ रही है, शर्म उनको आनी चाहिए कि तुम्हें नहीं पता पर्टिकुलर तुम लास्ट डेज में आ रहे हो। सीएस कोई नहीं काम करते, अगले जवाब देते हैं कि हम वेले थोड़ी हैं, या अल्टीमेटली मोटी फीस। काम करवाना है करवा देंगे, हमें क्या, आर्टिकल्स हायर करने हैं। ले उल्टा सीजन के टाइम पे जिनकी आर्टिकलशिप पूरी हो चुकी है, या जब भी कोई ड्रॉप आउट्स मान लो हैं जो फाइनल्स के पेपर अभी दे रहे हैं, जो पुराने उनके सीएस है ना, जिनके पास उनकी आर्टिकलशिप है, हायर कर लेते हैं महीने 2 महीने के लिए। अगला कहता तुम लेबर काम तो कर यार, मैं पैसे इकट्ठे करूंगा, को दे देंगे पैसे जो देने हैं। आगे मैंने लाखों की फीस लेनी है, मेरा क्या जा रहा है? और एक्सपीरियंस बंदे, मान लो 2-2.5 साल मेरे आर्टिकलशिप में रहे हैं, सारे ऑडिट्स करे हुए उन्होंने, ना वो जाने नहीं देते। अल्टीमेट कई बार ऑफर कर देते हैं कि भाई तुम्हारे पास ही काम कर ले, साथ साथ पेपर देता रहियो, जो तेरे को छुट्टी चाहिए फलाना चाहिए दे दिया करेंगे। सीजन के टाइम आ जाकर कम से कम सीजन लगवा दिया कर, 4 महीने काम करवा दे, 40,000 रुपये महीना दे देंगे। मेरे को क्या चक्कर है, मैंने आगे कमानी 10 लाख है, तेरे सिर पे तो कमाने। समझे ना पॉइंट? ये चीज आप अपने मॉडल में आ गए थे। नेक्स्ट इज सर, अब जो ओपिनियन आप लोग क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, उस ओपिनियन को आपने एक्सप्रेस करना है वाया किसके जरिए? रिटन रिपोर्ट। और इसके ऊपर भी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड की सीरीज है, 700 सीरीज, जैसे आपको हल्का सा बता रहा हूं, 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज, 500, 600, 700, 800 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ये सीरीज है, जिसके आगे नंबर है। जैसे कल आपने 220, 210, जैसे आगे से आगे चलते, सारे नहीं है सिलेबस में, कहीं अभी हैंड डाउन कर दो बस गए आप तो 800 तक पहुंच गए सर, तो 800 सीरीज है ही नहीं हमारे सिलेबस में। ये सारा कंटेंट जो तुम यहाँ इंटर में पढ़ोगे ना, डिट्टो चीज आपको सेम कहाँ मिलनी है? फाइनेंस में। स्टैंडर्ड थोड़ी चेंज हो जाएंगे, हाँ, बट जो यहां नहीं पढ़ाए जाएंगे वो सारे फाइनल्स में आएंगे। पर रिपीट दिस, अब बहुत सारे बच्चे पर्टिकुलरली, अगर मैं चलो इस बात की वो करूं कि जिन्होंने इंटर में ऑडिट अपने पास अच्छी पड़ी हुई है ना, समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम उनको फाइनल्स में कोचिंग की नीड ही नहीं पड़ती। क्यों? बेस अच्छे से समझ में आ गया, प्रैक्टिकली आर्टिकलशिप में कर लिया, पढ़ने को तो सेल्फ पढ़ लो, स्टैंडर्ड तो है।
क्वेश्चन बैंक लिया, प्रैक्टिस करा, लकीली निकल भी रहे हैं, बट अगला फिर भी रिस्क नहीं लेता कि चलो एक बार सुन लेते हैं, पर कंटेंट सारा सेम है, सारा सेम है। हाँ, तब तक मैं अगर पढ़ाने लग गया ऑडिट, फिर पढ़ना जरूरी है। हाँ, वरना समझ नहीं आया। नेक्स्ट इज द लास्ट इज ऑडिट, कहीं स्कीम डाल दो ना, सलाम। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मैंने स्टैंडर्ड का लिखा यहाँ पे ऐसे 230 क्या कहते हैं, जो कुछ भी बिगनिंग से लेके एंड तक आप लोग करोगे सर, आपको उसकी एक प्रॉपर फाइल क्या करनी है, मेंटेन करनी है। और डॉक्यूमेंटेशन को अपन वर्किंग पेपर्स भी कहते हैं, वर्क पेपर्स, वर्किंग पेपर्स। और कल मैंने हल्का सा एक वर्ड आपको बताया था, इसकी प्रेपरेशन एंड असेंबल को लेकर, प्रेपरेशन और फाइनलाइजेशन को लेकर। सर जी, प्रेपरेशन तो होती है टाइमली, साथ के साथ ड्यूरिंग द ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट जो चल रहा है शुरू से, बट उसकी फाइनल असेंबली कब होती है, लास्ट, रिपोर्टिंग के बाद, रिपोर्टिंग के बट बाद क्या मतलब, कभी भी नो, नॉट नॉट मोर देन 60 डेज फ्रॉम द साइनिंग ऑफ ऑडिट, कि 60 दिन का टाइम देंगे जी, 60 डेज मैक्सिमम। और कल आपने से पूछा था कि इसका कोई रिटेंशन टाइम पीरियड होता है, 7 ईयर्स। वहां अकाउंट्स रिटर्न्स जो आपने नॉर्मल पढ़ा फाइनेंशियल्स में, वहां होते हैं 8 साल, यहाँ है 7। फर्क पड़ गया ना, वो फाइनेंशियल ईयर के खत्म से, ये साइनिंग से। ऑडिट रिपोर्ट और वैसे भी ये किसने मेंटेन करने हैं, ऑडिटर ने। वो किसने मेंटेन करने हैं, कंपनी ने। यार उनका अलग है, हमारा अलग है, समझो ना पॉइंट। अब आओ स्टार्ट करते हैं जी अपना कंटेंट फ्रॉम द बुक। फाइनली चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सुनो जी, बड़ी बेसिक बेसिक बातें, मतलब थोड़ा स्पीडली भी चलेंगे, जहां हमें ब्रेक की नीड हुई ऑटोमेटिकली स्लो भी हो जाएंगे, चीजें समझने वाली भी होंगी। सुनो, पहले तो थोड़ा इसका ओरिजिन बता रहा है सर, ये ऑडिटिंग वर्ड आया कहां से। और मैं अगेन कह रहा हूं, प्राउडली कह रहा हूं सर, मॉड्यूल, लिटरली यू आर टेकिंग द मॉड्यूल। मतलब इस चीज से तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि ये पढ़ने के बाद आपके नंबर ना आए, मतलब ही नहीं हो सकता। बच्चे एग्जम्पशन तक भी क्लेम कर रहे हैं, उसका कारण डिस्ट्रिक्ट। देखो, इजी पार्ट अडॉप्ट करोगे ना डे 1, उसी को पढ़ते रहोगे, नंबर नहीं आएंगे। पहले दिन से ऐसा पार्ट डिस्कस करना, थोड़ा हार्ड पार्ट डिस्कस करना, बट कम से कम 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, जितनी मल्टीपल टाइम रीडिंग करोगे, एवरी टाइम आपका होल्ड इन वर्ड्स के ऊपर जाएगा। और ये मैच करता है विद द मॉड्यूल, मैच करेगा विद द आईसीए सजेस्टेड आंसर, और नंबर आपको मिलेंगे। क्योंकि नेचुरली इनका वैसे भी फेवरेट सब्जेक्ट है। सीए का तो मेन काम ही क्या है, ऑडिट करना। अब इसमें तो ये मास्टरी मांगेंगे बच्चे की, आला कह देता है पर्टिकुलरली, और ये बात सच है, ऑडिट में नंबर नहीं आते। पर आप ये नहीं पूछते उसका कारण क्या। कारण है मैं वो कंटेंट दे ही नहीं रहा, मैं वो वोकैबुलरी उसको लिख कर ही नहीं दे रहा जो अगला एक्सपेक्ट कर रहा है एक शीट के अंदर, एक सीए के बच्चे से, कि अल्टीमेट आपको लिखना तो आए। आप बिल्कुल इनडायरेक्ट लैंग्वेज बना के दे रहे हो, ना सिर ना पैर, अल्टीमेटली कहां से नंबर दे दे रहे हो। और ऊपर से उसका स्टैंडर्ड, चेकर का स्टैंडर्ड भी किसने दिमाग खराब कर रखा है, आईसी। सुजेस्टेड आंसर ऐसा दिया हुआ है पर्टिकुलरली जो आपकी शीट से कोसों दूर है, प्रणा कहां से नंबर देगा। इसीलिए डे 1 से अपन आदत ही किस पे बनाएंगे, जो अब तक बाकियों ने भी करा है, सेम। नहीं, हालांकि करवाने को कंटेंट क्या मैं मॉड्यूल से नहीं करवा सकता, मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट पे बुक मंगवाई है। नहीं, मेरे को क्या जरूरत पड़ी थी, और मॉड्यूल इससे भी थोड़ा वास्ट है, 10% ऊपर ही है इससे। हम कहते हैं पहले 90% तो ग्रास्प कर ले, मेरे लिए मोर 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 देन इनफ है, बहुत है, पहले इतना ही हो जाए। ये दिखने में छोटी सी है बुक, टाइम ये उतना ही कंज्यूम करेगी, क्यों, इस पे बार बार रीडिंग करनी पड़ेगी। और कोई फालतू नोटिंग नहीं, जहां कंसेप्ट की नोटिंग करनी होगी कुछ तो मैं करवाऊंगा, मैक्सिमम तो मैं करवाऊंगा, ट्रांसलेट आपको लिखवाऊंगा कि इसमें ये, और लिखना इसी पे, हर वर्ड नहीं, हर वर्ड को लेकर आप इसका मतलब वो नहीं, इतना भी सीरियस नहीं होना, समझे पॉइंट। हाँ, जो चीज काम की है सिर्फ उतनी नोटिंग करना, बेफालतू की नोटिंग मत करना, कहीं पर्टिकुलरली आप अपने ही लिखे हुए में उलझ जाओ। हाँ, बट चीजें, किसी के ऊपर बंदिश नहीं है कि भाई कोई लिखे ना, आपकी बुक है, आपका पेन है, जो मर्जी है,
पर कम से कम अपना कंसेप्ट जो है वो आपका रेडी होना चाहिए, पढ़कर आपको याद आना चाहिए कि अच्छा इसका मीनिंग ये था। सुन, ओरिजिन ऑफ द अकाउंटिंग पढ़िए। ऑडिटिंग हैज बीन इन एग्जिस्टेंस, हाँ जी, इंक्लूडिंग इंडिया। कहते सर एक बात बताओ, पहली बात तो एंशिएंट टाइम से ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, तो इंडिया कोई अलग थोड़ी है, इंडिया में भी ये प्रैक्टिस गोइंग ऑन है। नाउ द रेफरेंस टू द ऑडिटिंग इज फाउंड इन, हाँ जी, शौर्य राजा जी आगे। द रेफरेंस टू द ऑडिटिंग इज फाउंड इन किसमें? कौटिल्यास अर्थशास्त्र, मतलब कितने पुराने टाइम पीरियड की क्या कर रहा है, बात कर रहे हैं। Kautilya's Arthashastra in the किसमें 4th century BC. It talks about the fixed accounting year and a process for closure of accounts and auditing the same. It's basically a process. क्या प्रोसेस है कि आपको हर एक एक साल की बुक्स क्या करनी चाहिए, क्लोज करनी चाहिए, एंड क्लोज करने के बाद उसकी एक पिक्चराइजेशन बनानी चाहिए कि पूरे साल में आपने क्या कमाया, क्या गवाया, एंड कहां तुम्हारी पोजीशन लाई करती है। तभी तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट लाया गया। अब अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ज्यादा ही पुरानी अगर बात करें, अगर मैं आपके ग्रैंडफादर टाइम की अगर मैं बात करूं, इन दैट केस अगर वो बिजनेस में होंगे, उन्होंने आज तक कभी हिसाब नहीं लगाया होगा कितना कमाया, कितना अगर उनसे पूछोगे भी ना, नंबर्स में नहीं बता पाएंगे। बस जी इसी दुकान में से बच्चे पढ़ा लिए, इसी दुकान में से लड़का लड़की ब्याह लिए, इसी दुकान में से घर बना लिया और अच्छी खासी खा रहे। मैं कहा मेरे को नंबर नहीं समझ आया, बता सब कुछ गया कि मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी, क्योंकि ये सारी चीजें अपने मेन एक्सपेंडिचर्स का पार्ट होती, बट उन्होंने कभी हिसाब ही नहीं लगाया। उन्होंने कभी बुक्स ईयर बाय ईयर क्लोज ही नहीं करी, उनको कभी हिसाब ही नहीं पड़ा। तो जाकर पर्टिकुलरली एक अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बनाया गया कि सर कम से कम आपको 5 साल बाद 10 साल बाद जाके पता लगे कि मेरा तो प्रॉफिट नफे का नहीं नुकसान का है, प्रॉफिट का नहीं लॉस का है। फिर 5 साल बाद 10 साल बाद क्या फायदा? यही चीज अगर एक साल में मुझे पता लग जाती, ईयर बाय ईयर पता लग जाती, कम से कम बच तो जाते, करेक्टिव मेजर तो ले सकते थे। और अल्टीमेट मैं तो ठहरा ऑनर, मैं तो बाहर का बंदा, मेरे को क्या पता मैनेजमेंट पीछे से क्या कर रही है। 2 साल 3 साल 5 साल हो गए, मैंने हिसाब ही नहीं मांगा, आज पता लगा मैनेजर कहता जी लॉस है। मैं कह रही तो गलत बात है। यही चीज मुझे फिर तभी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बनाया कि आप लोग अपनी बुक्स को ईयर बाय ईयर क्या करवाओ, क्लोज करवाओ और उनका ऑडिट करवाओ। एंड ऑडिट टर्म बहुत पुरानी टर्म है, नॉट कली आज की टर्म या मॉडर्न टर्म। पढ़िए, देयर वर कंसेप्ट्स ऑफ पीरियोडिकल चेकिंग verification as well as reference of misstatement in financial statement. ड्यू टू अब्यूज ऑफ पावर इवन इन, सर आप चाहे जो मर्जी कह लो कि आज के जमाने में ये होने लग गया, आज के जमाने में वो होने लग गया, सब कुछ रामायण महाभारत में था। इससे पुरानी एग्जांपल क्या ले, इससे पुरानी एग्जांपल क्या ले? पर्टिकुलरली जो चीजें आज की डे में गोइंग ऑन है ना, सब कुछ इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑलरेडी इन चीजों में लिखा हुआ, उन्हीं चीजों से हर चीजें आगे चल रही हैं। कि मतलब अब्यूज ऑफ पावर तो हर किसी ने करा, हर किसी ने करा। अब मंत्रा ने कान भरे के कई के, तभी तो श्री राम वनवास गए। अब्यूज ऑफ पावर तो उन्होंने भी करा, भड़काया, कईयों ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करा। ये चीजें चलती आई है सर, तो आप इतना भी कोई वरी होने वाला पॉइंट नहीं। ऑडिटिंग आज की टर्म कैसे आ गई? ठीक है, ऑडिटिंग वर्ड आज बन गया, पीरियोडिकल चेकिंग का कंसेप्ट पहले भी था, वेरिफिकेशन का कंसेप्ट पहले भी था। ऐसा कुछ नहीं था कि क्रॉस एग्जामिन नहीं करते थे, किसी का किया हुआ काम दूसरा बंदा चेक नहीं करता था, सब होता था। पढ़िए नेक्स्ट, द वर्ड ऑडिट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से? लैटिन वर्ड ओडायर, एंड ओडायर मींस का होता था क्या? टू हियर। पहले क्या होता था, राजा महाराजा सिस्टम जो अपने राजतंत्र चलता था, उनके जो मुनीम होते थे, ठीक है ना, या उनके जो ऐसे खजांची जो कहते थे पुराने वर्ड्स, वो सारा हिसाब किताब रखते थे। एंड अल्टीमेटली वो एक साल कंप्लीट होने पे राजा को
वो सारा अकाउंट्स का हिसाब किताब, लेखा जोखा, जो हिंदी में वर्ड बोलते हैं, उस चीज का पूरा लेखा पढ़ के सुनाते थे। और राजे कौन सा इतना पढ़े लिखे होते थे, बट समझदार तो होते थे, उनको पढ़कर सुनाए जाते थे। ओडायर, ओडायर मीन्स टू हियर। नाउ in the medieval times, हाँ जी, auditor used to hear the accounts. Read out to them to check that employees were not careless, not negligent. बिल्कुल। Industrial revolution in Europe led to expansion in volume of trade and consequently demand of सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यूरोप में आया, इसने तो लेड टू द एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ क्या कर दिया, ट्रेड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, ट्रांजैक्शन का लेवल ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, हेंस देयर इज नीड फॉर डिमांड ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स की डिमांड बढ़ गई। नाउ द फर्स्ट एजीएम, सॉरी द फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यस प्लीज, was appointed in British India in 1860. Office of Auditor General was given statutory recognition. or in later office of auditor general was given statutory recognition. Presently comptroller and auditor general of India, जिसको अपन इंडिया में क्या बोलते हैं, कैग, is an independent constitutional authority, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, अब ये भी लगा ले 1860 में पहली बार अपॉइंट किया गया था फर्स्ट ऑडिटर जनरल, वहां से ये पोस्ट बनी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ICI was established as a statutory body under an act of हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, तभी तो हमारे पे किसी की चलती नहीं, हमारे रिजल्ट्स को लेकर, हमारे सिलेबस को लेकर एंड ऑल को लेकर, क्योंकि हम ऑटोनमस बॉडी हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी है, अलग एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर हमें बनाया गया है। नॉट हमें, 3 अकाउंटिंग बॉडीज, CS, CMA, सबके लिए एन एक्ट ऑफ, इवन जो मॉड्यूल्स आप लोग देखते हो वहां पे स्पेशल लिखा होता है सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 1949 हमारा एक्ट है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, रेगुलेटिंग द फॉर किस चीज के लिए। सर एक बात बताओ, हर एक्ट जो बनाया जाता है उसकी नेचर तो होती है ना कि एक्ट बनाया क्यों गया, फॉर रेगुलेटिंग द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया, कि हमें इंडिया में वो प्रोफेशन क्या करना है, रेगुलेट, मैनेज नहीं कहेंगे, ये क्या कहेंगे, रेगुलेट, कि अल्टीमेटली एक एक मेंबर को हम क्या करेंगे, रेगुलेट, ताकि कोई भी पर्सन ICI का नाम खराब ना, बांध के रखना प्रोफेशनल्स को, क्योंकि पावर इनके पास बहुत है मेंबर्स के पास, और इतनी ओपन पावर दी हुई है, अगर ये कल को CA लोग गलत प्रैक्टिस में चले गए, ये तो प्योर डिस्क्रेडिट किसको पहुंचाएंगे, टू द ICI। इसीलिए नेचर डे 1 से क्या रखी हुई है, रेगुलेट, कंट्रोलिंग, दोनों में फर्क है ना, एक होता मैनेज करना, टू रिलैक्स, मैनेज या प्रमोट करना वो हमारा मोटिव नहीं है, रेगुलेट करना ताकि कोई भी मेंबर गलत काम ना करे। नाउ सर मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग पढ़िए जी, डेफिनेशन सबसे पहले, एन ऑडिट इज एन, क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किस चीज की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो मैंने कल वर्ड बताया था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी कौन सी, हिस्टोरिकल, कौन सी, हिस्टोरिकल, क्योंकि मैं प्रेजेंट का नहीं, मैं फ्यूचर का नहीं, मैं पास्ट का ऑडिट कर रहा हूं, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसकी, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। मुझे कोई MSME, कोई स्मॉल स्केल, कोई लार्ज स्केल, कोई फर्क नहीं है जी, लीगल फॉर्म, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कोई भी हो, when such an examination, और ये क्यों करवाई जा रही है, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion, motive is very clear, कि सर आप इसको चेक करो, एग्जामिन करो, और अल्टीमेटली इसके ऊपर अपनी ओपिनियन जाहिर करो, कि लोग आपसे सुनना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में, कि आपके मुताबिक कंपनी ठीक है या नहीं। सो जब भी कोई लाइन कनेक्ट करनी होती है ना, थियरी पढ़ने का तरीका है, ये चीजें मैं लॉ में नहीं दे सकता था, लॉ एक प्रैक्टिकल है, कहने को थ्योरेटिकल है, वो प्रैक्टिकल। यहां आपको पहले लाइन को छोटे 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 पार्ट्स में ना बांट कर, कब, क्यों, कैसे, क्या, ये क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे, ऐड, फिर एक लाइन इकट्ठी पढ़। अब लाइन क्या बनी, एज पर डेफिनेशन गिवन बाय द ICI, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, किस चीज की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट,
irrespective of its size or legal form. And when such an examination is conducted to view and to express a opinion there. Now, analysis of meaning of auditing. अब इन्होंने क्या करा, इसी डेफिनेशन को 4 पार्ट्स में बांट दिया, क्योंकि 4 वर्ड ऊपर आपने देखे। पहला, सर आपने कहा जी एग्जामिनेशन मस्ट भी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। पढ़िए, इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट, हाँ जी, Judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of the person who have engaged. who have engaged in, जिन्होंने उसको अपॉइंट करा, जिन्होंने उसको अपॉइंट करा सर, उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग, उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग टू आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, आप अपनी मनमर्जी करोगे, जो तुम्हें समझ में आएगा आप अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग क्या करोगे, ओपिनियन दो, ना कि किसी के दबाव में आकर, किसी की प्रेशराइजेशन में आकर। कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, जो तेरा मन करे वो कर। उन्हें एडवर्स ओपिनियन देनी ना, एडवर्स दे, हाँ बट सही होने चाहिए। ये ना हो ना जानबूझ के तुम गलत कर रहे हो, फिर वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तुझे किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं। अगला जो मर्जी बोले यार, तुम होते कौन हो बोलने वाले, मैं अपने मन की करूंगा। अगर आप ऐसा कह पा रहे हो दैट मीन्स आप इंडिपेंडेंट, कि मेरे को ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परवाह, ना मुझे ऑनर्स की परवाह जिन्होंने मुझे रखा, मेरे को मेरे से मतलब है। मैं ओपिनियन अपनी सच्चे मन से इंटेग्रिटी को रखते हुए अल्टीमेट ट्रूथफुलनेस का क्या दूंगा, साथ दूंगा। दैट्स इट। गलत होगा तो गलत बताऊंगा, सही होगा तो सही बताऊंगा। ये नहीं गलत को सही बताऊंगा फिर गलत हो जाए। फिर नेक्स्ट ऑन वर्ड पढ़िए आगे, द ऑडिटर Should be independent of a client so that he can form an opinion without being affected by any. विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस एंड इंडिपेंडेंस। और दूसरी बात सर, आपको बार बार इंडिपेंडेंट रहने को क्यों कहा जा रहा है, कहते सर अगर आप इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे ना, अल्टीमेटली इसमें आपकी ही इज्जत है। हर पर्सन आपकी रिपोर्ट को क्या करेगा, रिलायबल मानेगा, क्रेडिबल मानेगा, एंड अल्टीमेट लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा। जो बना हुआ है कहीं टूट ना जाए अगर आप इंडिपेंडेंट ना रहे। इसीलिए इंडिपेंडेंस इंक्रीज द ऑडिटर्स एबिलिटी, यस, To act objectively without any bias. There are certain statutory provisions. और बाकी हमारे समझाने से क्या होता है, क्या पता आप इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो। इसीलिए लॉ ने प्रोविजन भी बनाई हुई है। कंपनीज एक्ट पढ़ते तो कंपनीज एक्ट 2013 ने स्पेशली क्या कहा, द ऑडिटर मस्ट भी क्या होना चाहिए। अगर तुम सिंपल सी बात, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो छोड़ो, मेरा आईसीआई का कहना तो छोड़ो, लॉ खुद कह रहे, कंपनीज एक्ट कह रहा है कि अगर ऑडिटर अपॉइंट करोगे तो कौन सा करना, जो इंडिपेंडेंट होगा। अब अगर तुम इंडिपेंडेंट ना रहे, दो नॉन कंप्लायंस हो गए, आईसीआई का और इधर से लॉ का। इसीलिए आपको तो बांधा गया है कि भाई इंडिपेंडेंट तो रहना पड़ेगा। पढ़िए, यस प्लीज। फॉर एग्जांपल इन द कंपनीज एक्ट 2013, There are specific provisions where a relative of a director or shareholder CEO cannot be appointed as yes, who is a CA cannot be appointed as an, क्या लिखा हुआ है, auditor, if auditor maintains high degree of independence, credibility of the financial statement भी क्या होगी, enhance, and independent auditor report, yes this will be accepted and main word respected by all the stakeholders या shareholders, stakeholders, wider term कौन है, स्टेक होल्डर्स। क्योंकि स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आया, वो सभी लोग जिनका उस कंपनी में किसी ना किसी तरह का कोई स्टेक है, इंटरेस्ट है, जिसमें क्रेडिटर, कस्टमर, सप्लायर, बैंकर, लेंडर, गवर्नमेंट, रिसर्च एनालिस्ट, सब लोग, इंप्लॉइज, मैनेजमेंट, सब लोग, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स। हाँ, स्टेक होल्डर में से वन ऑफ द वर्ड इज शेयर होल्डर। समझे पॉइंट। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर आपने भी कहा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पढ़िए वर्ड, ऑडिटर्स ओपिनियन इज ऑन द financial statement including profit and loss account, balance sheet and notes to accounts. पहली चीज सर आपने कहा था कि आपकी जो ओपिनियन है वो किसके ऊपर होती है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट आप करोगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हाँ, तो डेफिनेशन आपने पहले पढ़ाई थी, इंक्लूडिंग द एसपीएल, बैलेंस शीट एंड मेनली नोट्स टू अकाउंट्स। कंपनी के केस में दो वर्ड और बोलना, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। वो डिपेंड करता ना, क्योंकि मैं यहाँ कंपनी लिख सकता ना, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल, बट मैंने तभी कहा कंपनी के केस में एफएस के अंदर दो वर्ड हो रहे थे, कैश फ्लो, बट हमने एक पॉइंट पढ़ा था
कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल, एक एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी वहां पे, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, पर जिनका एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट, ये लॉ का पॉइंट, लॉ के अंदर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, उनको कैश फ्लो बनाना जरूरी है। तो मैं जब भी कोई टॉपिक आपको करवाऊंगा, अगर मेरा उसका ग्रुप 1 से कोई लिंक होगा, मैं जरूर एक बार उसको रिकॉल करवाऊंगा। तो जिनका अगर नहीं सुना हुआ पढ़ा हुआ तो इसको थोड़ा ग्रास्प करो, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली आपको रिलेट होता रहे। नाउ द प्रेपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन, अच्छा इस पूरे कंटेंट में लॉ में भी और ऑडिटिंग में भी, लॉ में भी और ऑडिटिंग में भी, दोनों जगह पर्टिकुलरली प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन इकट्ठे चलेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कल्ला एक वर्ड नहीं चलेगा, दोनों चलेगा। इसका लॉजिक जो है चैप्टर 8 में दूंगा, सभी के लिए जस्ट वर्ड। आपने कभी नोटिस भी करा हो तुझे दोनों वर्ड इकट्ठे मिले होंगे, कल्ला प्रेजेंटेशन नहीं आया होगा। प्रेजेंटेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इस बात पे अड़े रहे। ये मत कहना कभी भी कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। मैंने आपको क्लियर करा था सर, बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, पर फिर वो ऑडिट एंगेजमेंट नहीं होती, वो रिलेटेड सर्विस होती है, कोई और काम होगा। क्योंकि जिनकी प्रेपरेशन मैं करूंगा उनका ऑडिट करना मुझे अलाउड नहीं। तो सर आपकी इंडिपेंडेंस तो ब्रीच ही होगी, इंडिपेंडेंस तो ब्रीच ही होगी। क्यों? कौन सी थ्रेट आ गई? सेल्फ रिव्यू। अपना ही किया हुआ काम अपा चेक करेंगे तो गलती थोड़ी निकलेगी, ऑल टाइम करेक्ट होगा। तो सर ऐसा काम करने का फायदा ही नहीं। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि ये ड्यूटी किसकी होती है? मैनेज। देखो जी, मैनेजमेंट खुद बनाए, कंपनी का सीए बनाए, कंपनी बाहर से किसी से बनवाए, वट एवर बी द केस, बट इतना पता है ऑडिट करने वाला सीए अलग होगा, बनाने वाला अलग हो सकता है। दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, नहीं तो इंडिपेंडेंस पहले ही ब्रीच होगी। जैसे एंटिटी का मतलब क्या है, पढ़ो अपने आप। हिज क्लाइंट कैन बी, यस प्लीज। Any entity whether is legal form that may be proprietorship, partnership, trust, or a company, etc. Entity may be profit oriented or a charitable one like NGO. Client may be small, medium, or a big enterprise. नो नेक्स्ट ऑन वर्ड इज, आपने कहा था जी सर आपको ओपिनियन देनी होती है। कहते जी ओपिनियन ये किस चीज के ऊपर है? पहली बात सर, मेरी ओपिनियन आपकी एफएस के ऊपर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों ने बनाई हैं उसी के ऊपर मेरी ओपिनियन है, और वाया एक रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट के जरिए। ले ओपिनियन, मेरी राय सुननी है, ऑरली सुन लो। कहते जी ऑरली नहीं, लिख के दो। कल को ऑडिटरी मुकर गया तो कि मैंने तो नहीं कहा था जी, इन दैट केस हमेशा रिटर्न, कि जो आप इवन ऑडिटर कह रहा है जी इनके बारे में ठीक है, मैं कह जी यही बात लिख के दे दो, कम से कम कल को आपको लायबल भी तो कर पाएंगे। नहीं कल को ऑडिटरी मुकर जाएगा ना जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। लॉ में पहले लिख दिया गया, स्टैंडर्ड्स में पहले लिख दिया गया। रिपोर्ट का मतलब ही क्या है? ऑरली थोड़ी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट का मतलब ही क्या है? रिटर्न। पढ़िए, द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन On financial statement, the auditor expresses an opinion on financial statement in a written audit report. हाँ, to express his opinion, yes please, He he shall see that financial statement should not mislead anybody by ensuring that. अच्छा अब सुनो पॉइंट, ये बता किसके पॉइंट आगे। इन चीजों से मैं अपनी ओपिनियन फ्रेम करता हूं, ये मेरे हौसले हैं। जितने भी आप पढ़ रहे हो पॉइंट ये 6, जितने इनमें से ग्रीन सिग्नल मिलेंगे उतना मैं पॉजिटिव फील करूंगा, एंड जितना पॉजिटिव फील करूंगा ओपिनियन मैं इजीली फॉर्म कर पाऊंगा। जैसे अक्सर ना पूछते हैं सर आप कौन, मतलब जो ओपिनियन है किसके बेसिस पे फॉर्म करते हो, क्या क्या चीजें देखकर फॉर्म करते हो? पढ़िए, टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ही शैल सी दैट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रही? कहते हो आप कैसे पता करोगे मिसलीड कर रही है कि नहीं कर रही? बाय इंश्योरिंग दैट, इन नीचे दिए गए पॉइंट्स को इंश्योर करते हुए, चेक करते हुए, कंप्लायंस देखते हुए मैं अपने आप को तसल्ली दिलवाऊंगा। और जब मैं अपने आप को तसल्ली दिलवाऊंगा तो जाके मैं तुम्हें तसल्ली दिलवा पाऊंगा। पढ़िए, that the accounts have been, yes please, Brought up with reference to entities in books of account. what it means, ये किस चीज का हौसला है? Books of accounts. कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं वो एंट्रीज के बेसिस पे ही बनाए गए हैं, ये नहीं कि अपने आप से कुछ बना के दे दी।
मतलब एंट्री हुई, एंट्री के बेसिस पे बुक्स बनाई गई, मैंने देख लिया, इंश्योर कर लिया। नंबर 2, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। अब ये तो आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशन है, क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कि सर जो कुछ भी अकाउंट्स में आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, इट मस्ट हैव सम डॉक्यूमेंट, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। कोई ना कोई अगर ट्रांजैक्शन हुई है, अगर कोई इवेंट आपने रिकॉर्ड करा है, एंट्री आपने करी है, क्यों करी है, इसका एविडेंस कहाँ पे। और ये बात मैं कह रहा हूं, हाँ सर एंट्री जितनी भी हुई है ना, थोड़ा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव करेगा ना, ओपिनियन क्या हो जाएगी, एडवर्स। पॉजिटिव करेगा, ओपिनियन क्या हो जाएगी, अनमॉडिफाइड, क्लीन ओपिनियन, कि सर मैंने एंट्री देख ली, जितनी भी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, आर सपोर्टेड बाय क्या है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, पढ़े हैं जिनके पास, मैंने देखे। आगे, एंड none of the entry in the books of account have been, which means 100% completeness, सब कुछ रिकॉर्ड है, मैंने देख ली। कोई ऐसी चीज मुझे तो नहीं मिली कि अल्टीमेटली मैं कह दूं कि इन्होंने रिकॉर्ड ना करी हो, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, 100% कंप्लीटनेस, 100% completeness. Next, the information conveyed by the statements, what do you mean the statements, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट्स कौन होती हैं, दो, एसपीएल, बैलेंस शीट। जो भी इंफॉर्मेशन इन स्टेटमेंट्स के अंदर दी गई है वो अपने आप में क्या है, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर, जिसमें कोई वेगनेस नहीं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्या की गई हैं, क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेबल एएस। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं, बेस्ड ऑन दैट इन्होंने अमाउंट को क्या करा है, सर क्लासिफाई करा है, डिस्क्राइब करा है, डिस्क्लोज करा है, मैंने देख लिया, मैंने चेक कर लिया। एंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट, यस प्लीज, picture of the operational result and of the asset and liability. बिल्कुल, ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ अगर ये 6 पॉइंट जो आपने अभी 6 पॉइंट से पढ़े, ये 6 पॉइंट्स अगर मैं अपने आप को इंश्योर करूंगा कि हाँ मुझे ऐसा कुछ मिला, आई कैन मेक एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आई विल एक्सप्रेस वाया रिटन ऑडिट रिपोर्ट। देख पहले 3 पॉइंट देख, एंट्रीज के रिलेटेड, पहले 3 पॉइंट चेक कर एंट्री के रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या था, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई हैं वो एंट्रीज के मुताबिक, एंट्री जो की गई है उनके सफिशिएंट एविडेंस है, कोई भी एंट्री ओमिटेड नहीं, इंफॉर्मेशन जो भी कन्वे की गई है स्टेटमेंट्स में वो क्लियर है, अनएम्बिगुअस। जो भी अमाउंट्स वगैरह डिस्क्राइब की गई हैं, डिस्क्लोज की गई हैं, वो क्लासिफाई की गई हैं, वो एज पर इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेबल एएस। एंड द लास्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या प्रेजेंट करते हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड ऑफ द एसेट्स एंड। आप मुझे इन 6 पॉइंट्स को लेकर एश्योरेंस दिलवा दो, मैं ओपिनियन बना दूं। ये पता क्या चीज आ गई, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओपिनियन, कि आपकी जो ऑडिटर की ओपिनियन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, ये पढ़े तो है। इनमें से जितने नेगेटिव मिलेंगे मेरी ओपिनियन वैसे जाएगी, जितने पॉजिटिव मिलेंगे मेरी ओपिनियन वैसे जाएगी। या तुमसे पूछा जाए एक ऑडिटर ओपिनियन किन चीजों को देखकर बनाता है, ये पढ़े 6 पॉइंट्स, कि सर ये इंश्योर करते हुए, और ये पता है क्या इंश्योर करेंगे, ये चीजें, ये जो 6 पॉइंट है, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं। तभी तो मैं भरोसा ले पा रहा हूं, वही भरोसा मैं आपको दिलवाऊंगा, पर पहले मैं तो तसल्ली कर लूं। मेरी तसल्ली होगी इन पॉइंट्स में से। सुनिए नेक्स्ट आओ वर्ड पढ़िए, क्या लिखा हुआ है जी, हाँ जी, ऑडिटिंग प्रोवाइड्स एश्योरेंस, पढ़िए, इट्स बेसिक नेचर Lies in providing confidence to users of financial statements. Such an assurance leads credibility to financial statements. Such an assurance lends credibility to the financial statements. अगर इस तरह की एश्योरेंस अगर ऑडिटर की ओर से प्रोवाइड की जाएगी तो सर इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आप एक चीज कभी नोटिस करी, जब अनऑडिटेड थी उनको कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा, आपने अनऑडिटेड की जगह वर्ड ऑडिटेड कर दिया, हर कोई पर्सन भाग के उसको एक्सेप्ट कर कि ऑडिटेड है, ले। अब ये फेथ है कि वही एफएस जो विदाउट स्टैम्प साइन थी सीए से, उनको कोई पूछ नहीं रहा था
सीए ने स्टैंप साइन कर दी, एक रिपोर्ट साथ में अटैच कर दी, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। पढ़िए, एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती हैं क्या, कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी, सर ये इस बात का आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बात का कॉन्फिडेंस आपको देती हैं कि जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर गिवन है ना, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, कि नथिंग टू वरी अबाउट, आप विश्वास कर सकते हो। जो एक वर्ड बार बार लेकर आएगा, व्हाई द ऑडिट वाज डन, टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स। वही यूजर है जो इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को धिक्कार रहे थे, नहीं मानेंगे, वही यूजर्स हैं जो आज उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये पावर है ऑडिट कि सर ऑडिट करवाने की वजह टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स। किस तरह का कॉन्फिडेंस, कि जो ये बनाया गया है, जो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शो की गई है, आप इस पे रिलाई कर सकते हो, आप इस पे विश्वास कर सकते हो। मतलब मेरे कहने पे विश्वास कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था। ये पावर है ऑडिट की। नाउ नेक्स्ट इज, इंडिया में सर ऑडिट करने के लिए कौन एलिजिबल है, अ प्रोफेशनल हैविंग गुड अकाउंटिंग एंड, और इंडिया में अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग क्या लिखा हुआ है, सीओपी, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, इज एलिजिबल टू कंडक्ट ऑडिट। ऑडिट भी कौन से, स्टैट ऑडिट। ऐसे तो इंटरनल ऑडिट भी होता है, जो कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, इंटरनल ऑडिट, वो सीओपी हो ना हो दोनों कर सकते हैं। बट ये किसकी बात कर रहे हैं, जहां पे एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर आपको आउटसाइड पब्लिक डोमेन पे देनी पड़ती है, दीज आर कॉल्ड एज स्टैट ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी बाय लॉ। ये तो करेगा ही कौन, सीए इन नाउ। नेक्स्ट वर्ड इज जी, नेक्स्ट वर्ड इज फैंस लो करना। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग, वो कोई नहीं यार, सारे छिड़ गए। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज क्या लिखा हुआ है, नीडेड, व्हाई ऑडिट इज नीडेड। ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड, पहली बात तो क्या लिखा हुआ है, हाई क्वालिटी। अच्छा, इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए, इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हर पर्सन ऑडिट करवाने की इच्छा प्रकट करता कि सर ये बेनिफिट ही ऐसे हैं, पर्टिकुलरली मैं तो कह रहा हूं लीगल मैंडेशन ना भी हो, मैं फिर भी ऑडिट करवाऊंगा। करो जी करो, सीए साहब को अपॉइंट करो, जरूरी है। मैं कह रहा मतलब इतनी भी कैसे आगे बात, इन दैट कहते सर बेनिफिट ही ऐसे। पहली चीज, ऑडिटेड अकाउंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं सर, बढ़िया, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। नहीं, अगर इससे पहले बात करूं, जब ऑडिट नहीं था तो इंफॉर्मेशन क्या लो क्वालिटी थी, कहते सर ऐसी बात नहीं है, जब ऑडिट हो जाता है ना, उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाती है, लोगों की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है कि ये सीए साहब की ओर से टेस्टेड है, वेरीफाइड है। दैट इज नंबर टू, इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स दैट द इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर रिलाइंग, जिसपे वो विश्वास कर रहे हैं, इज क्वालिटेटिव है एंड एप्लीकेबल, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन क्या किए गए हैं, फॉलो किए गए। नाउ नेक्स्ट इज, in case of companies, हाँ जी, Financial statements are prepared by management consisting of directors. As shareholder or owner of the company, they need an independent mechanism to check. they need an independent mechanism to check if the financial information is क्या लिखा हुआ है, qualitative and reliable। वही बात आ गई अपनी, ऑनर क्या क्या ऑडिट करवाते हैं कि जी हम कैसे विश्वास कर दें कि आपने जो कुछ भी बनाया होगा सही बनाया होगा, क्योंकि तुम लोग तो डायरेक्टर लोग 365 दिन 12 महीने 10 दिन कंपनी को चलाया किसने, तुमने चलाया, हमें क्या पता सही चलाया गलत चलाया। पढ़िए आगे, हैंस देयर इंटरेस्ट इज, उल्टा ऐसे ऑनर्स का इंटरेस्ट सेफ गार्ड ही कैसे हो रहा है, बाय द ऑडिट। तभी तो वो बार बार इंसिस्ट करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, कि मैनेजमेंट ने जो भी काम करा, एक बाहर का इंडिपेंडेंट पर्सन, स्ट्रेंजर पर्सन, जिसका कंपनी से कोई लेना देना, वो चेक करके बताए, एंड हैविंग गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, कि वो चेक करके बताए क्या सही करा है गलत करा है, देन हम थोड़ी रिलायबिलिटी मानेंगे कि हाँ जी काम ठीक चल रहा है। नाउ एंड ऑडिट एक्ट एज अ, और ऊपर से सबसे बढ़िया पॉइंट, अगर तुम्हारी एंटिटी में ऑडिट होता है तो ये आपके इंप्लॉइज के ऊपर भी क्या है, मॉरल चेक, किस तरह का,
कि वो ढंग से काम करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, ओमिशन नहीं करेंगे, एरर्स नहीं करेंगे। एट ऑल टाइम उनके माइंड में एक वर्ड होगा, डर। किस बात का? ऑडिट हो। अगर ऑडिटर ने पकड़ लिया तो, समझे ना? दैट इज, तो एज अ मॉरल चेक भी काम करता है। आगे, फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स फॉर द फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय द ऑडिट, एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल। हाँ जी, Government authority for determining tax liability. गवर्नमेंट तो पहले टैक्स लायबिलिटी खुद जज करने से पहले क्या करवाती है? ऑडिट करवाती है। हालांकि वो फाइनलाइज नहीं होते, फाइनलाइज नहीं होते। आप अल्टीमेट अगर ऑडिट करवा के टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। असेसमेंट तो वो बाद में करेंगे कि सही फाइल की गई या नहीं की गई। बट ऐसा होता ना कि मना नहीं करूंगा, ऑडिटेड है, कर दे फाइल, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स बेसिस पे जमा करवा दे, हम देख लेंगे बाद में। पर कम से कम मना तो नहीं करा। क्यों? मेरा मोस्ट ऑफ द विश्वास तो किसके ऊपर आ गया? ऑडिटेड है, तो भाई टैक्स लायबिलिटी सही होएगी, ले ले। बाकी है या नहीं, नहीं बाबा। जो ऑडिटेड एफएस होती हैं, क्या उन केसेस में नेक्स्ट ईयर्स में कोई डिमांड नहीं आती? आ सकती है। ऑडिट होने का मतलब है थोड़ी कि हर चीज सही होगी, बट पॉइंट है कि लोगों की रिलायबिलिटी होती है। गवर्नमेंट भी विश्वास करती है कि सीए ने करा होगा तो नेचुरली ठीक ही करा होगा। आगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी रिलाइड अपॉन, यस प्लीज, By lenders, bankers for making their credit decision. That is budgeted और ये लगा ले, बैंकर्स तो आज की डेट में अनऑडिटेड को तो पहली बार भेज देते हैं, इसको ले जाओ वापस, ये स्टैंप साइन करवा के लेके आओ। जब तक ये स्टैंप साइन नहीं होंगे, या सर ऑडिट करवा के लेके आओ। बैंकर्स प्योरली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही क्या करते हैं? फाइनेंसिंग करते। नॉर्मल पे तो करते ही नहीं, नॉर्मल पे करते ही नहीं। अब मान लो कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनका अल्टीमेटली मानो ना ऑडिट होता नहीं है, बैंकर्स स्पेशली क्या के ऑडिट करवाते हैं कि काम करो जी, चलो ऑडिट तो तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, बट सीए स्टैंप साइन करवा के लेके आओ। और मुझे पता है सीए स्टैंप साइन ऐसा तो करेगा नहीं, पहले वो उसकी जांच पड़ताल करेगा, चेक करेगा, फिर हम आपका लोन आगे क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। क्यों? आपको पता है, बैंकर्स को पता है कि अगर इसके ऊपर ऑडिट हो गया, काफी डाटा तो मैक्सिमम क्या होगा? सही। पर मैं वही कह रहा हूं ना, 100% नहीं, बट स्टिल बैंकर्स का, लोगों का विश्वास ही क्या है? क्या ये पर्टिकुलरली ऑडिटेड है या अनऑडिटेड है? पढ़िए वर्ड नेक्स्ट पेज। हाँ जी, एन ऑडिट They also detect fraud or error or both. An audit reviews existence and operation of various controls operating in an ऑपरेटिंग इन एनी एंटिटी, हेंस इट इज यूजफुल एट पॉइंटिंग आउट। और ऊपर से आपके लिए ये भी तो है कि अगर आपके कंट्रोल्स वगैरह में कहीं कमी होगी, कम से कम आपको टाइमली पता तो लग जाएगा और आप अपनी डेफिशिएंसीज पे काम कर भी पाओगे। अब हम कहते हैं हमें कभी किसी ने कमियां बताई ही नहीं, सही तो तब करें, सही तो तब करें, किसी ने कमियां बताई ही नहीं। कहते जी वो तो तब बताते ना अगर कभी ऑडिट करवाते। ऑडिट करवाने का वन ऑफ द बेनिफिट यही तो है कि आपको अपने कंट्रोल्स में, ऑपरेशंस में कहीं अगर कमी लगती है, वो तभी पता लगेगी ना अगर उसका रिव्यू करवाओगे। कभी रिव्यू करा ही नहीं, फिर तो आपको क्या लग रहा है जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कभी अपने आप का रिव्यू लोगे कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, तभी आपको पता लगेगा। कभी ऑडिट ही नहीं करवाया, हैंस दीज आर द बेनिफिट्स। हाँ जी, एफएस ऑफ द कंपनी कौन प्रिपेयर करती है? मैनेजमेंट। तो शेयर होल्डर्स जो उसके ऑनर्स हैं, वो खुद चाहते हैं ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि हम तो बैठे कंपनी के बाहर, हमें क्या पता मैनेजमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। और ऑनर्स के लिए उनको चाहिए होता है क्या? एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, एक ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन, एक ऐसा प्रोसेस जो बाहर का कोई पर्सन कंपनी के बारे में आके सारी जांच पड़ताल करे, चेक करे और मुझे रिपोर्ट बना कर दे। उल्टा वो ऑनर्स का इंटरेस्ट सेफ गार्ड ही कैसे हो रहा है? बाय द ऑडिट। अगले एक ही सहारे तो बैठे हैं, क्या मैनेजमेंट के सहारे बैठे हैं? ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर जो है सच झूठ का जो है पर्दाफाश करेगा। दीज आर द बेनिफिट्स। अब इसके नीचे ही मैंने टर्म आपसे पूछी गई बात, क्या ऑडिट करवाना मैंडेटरी टर्म है या वॉलंटरी? बताओ, मैंडेटरी है या वॉलंटरी? दैट मीन्स बोथ, दैट मीन्स सिंपल कहा करो ना, बोथ। सर मैंडेटरी भी है और वॉलंटरी भी। मैंडेटरी किन के लिए? किन के लिए? जिन पे
किसी लॉ के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल ना दो ना, पहले उसकी वर्डिंग बता। यही तो कमी है जो आप लोग एक्सप्लेन भी कर रहे हो सिर्फ, या तो बिल्कुल शॉर्ट या कर ही नहीं रहे। अगले की वर्डिंग सही बता। सर मैंडेटरी किन के लिए होगा? जिनको किसी ना किसी लॉ के अकॉर्डिंग, स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग ऑडिट करवाना मैंडेशन। और वॉलंटरी किन के लिए होगा? तो भी लॉ नहीं है। जिन पे लॉ तो नहीं लगता बट सीइंग द बेनिफिट्स, ऊपर जिस तरह के बेनिफिट्स अपने बताए गए, बेस्ड ऑन दैट करवाने में हर्जी है। कम से कम एक मॉरल चेक है, सेल्फ एश्योरेंस है, पता ही लग जाएगा कमियों का, रेक्टिफाई भी कर पाएंगे। और कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता बाय लॉ, जैसे बैंक वाले स्पेशल ऑडिट करवाते, ये स्कूल्स के केस में होते हैं। जब सीबीएसई की एफिलिएशन देनी होती है पर्टिकुलरली, अगले पहले ऑडिट करवाते, कंप्लायंस ऑडिट, उनका अलग ऑडिट है। फाइनेंशियली कंप्लायंस ऑडिट, क्या आपने सीबीएसई की सारी पर्टिकुलर्स वगैरह जो है पूरी करी है, क्या आपकी लेआउट, बिल्डिंग एंड ऑल, आपके करिकुलम एंड ऑल सारे पूरे हैं, तो आपको एफिलिएशन देंगे, नहीं देंगे तो वो भी तो ऑडिट है। तो यार ऑडिट होने का मतलब कल्ला फाइनेंशियल ऑडिट थोड़ी है, ऑपरेशनल ऑडिट भी तो होते हैं। अगला अपने ऑपरेशंस का ऑडिट करवा रहे हैं कि हम काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसमें बता कौन सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ही नहीं। ऑडिट इज ब्रॉडर वर्ड, बहुत ब्रॉडर वर्ड है। अब नॉर्मली आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सब में ऑडिट्स होते हैं, फाइनेंशियल भी होते हैं, ऑपरेशनल भी होते हैं। पढ़िए, auditing is not always legally mandatory. Yes, please. There are entities like companies which are compulsory required to get their account audited under law. Yes, even non-corporate entities may be compulsory required tax audit of their accounts under law, tax laws. हाँ जी। For example, in India, every person is required to get account audited with turnover. अगर उसकी टर्नओवर, ये किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 44AB, 44AB, 44AD। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेगी, सर ऑडिट तो करवाना मैंडेटरी। आगे नेक्स्ट इज सम एंटिटीज लाइक स्कूल्स मे बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड फॉर द पर्पस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेनिंग ग्रांट और असिस्टेंस फ्रॉम द, कई बार गवर्नमेंट ग्रांट्स के केस में वो कराते हैं कि पहले ऑडिट करवाओ जी। पहले ये बताओ पिछला जो आपने ग्रांट हमसे ली थी कहाँ खर्च करी। एक ऑडिटर आएगा, हर चीज पहले चेक करेगा, तो नेक्स्ट पार्ट हम रिलीज करेंगे, नहीं करेंगे एफिलिएशन के केस में। और however auditing is not always mandatory, always नहीं है जी, voluntarily भी है। yes, many entities may get their accounts audited voluntarily because of benefits from the process of audit, and many such concerns have their, yes please. When rules requiring audit due to advantages of. अच्छा, कईयों ने तो अपने इंटरनल रूल्स के अंदर ही मैंडेट कर दिया। मैं कहा जी लॉ लगे ना लगे आप तो ऑडिट करवाएंगे, हमने इंटरनल कंट्रोल का पार्ट ही बना दिया। और वो क्यों? सीइंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, कि जिस तरह के हम बेनिफिट्स देख रहे हैं भाई उस अकॉर्डिंग तो फायदा ही फायदा दिख रहा है, नुकसान तो कोई नहीं दिख रहा। दैट इज। अब नाउ नेक्स्ट ऑन कंटेंट पे आओ जी, वर्ड पढ़िए, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। अब ये सारे पॉइंट्स आप सेल्फ अभी पढ़ोगे, मैं जस्ट इसका थीम बता रहा हूं कि है क्या कंसेप्ट। ये वैसे भी नॉलेज पर्पस के लिए, बट आजकल किसी पेपर में हुआ, शायद May 26 में ही आ चुका ये वाला क्वेश्चन, उसमें मतलब ये इग्नोरेबल चीज हुआ करती थी। May 26 में चैप्टर 1 में से ये पूछ लिया कि बताओ ऑडिटिंग का अदर डिसिप्लिन्स के साथ, अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है। लोग कहते हैं जी ऑडिट करना सबसे इजी है, क्या करना है, टिक 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 टिक, यही तो करना है। मैं कह प्रभु जी उस टिक को करने के लिए भी, एग्जामिन करने के लिए भी तो वेरियस फील्ड्स की मुझे क्या चाहिए, नॉलेज। अब ऑडिटिंग के अंदर ये तो तुम समझ लोगे, अकाउंटिंग की नॉलेज तो चाहिए। ऑडिटर इज वेल इक्विप्ड, ऑलराउंडर, हमें सारे, तभी तो तुझे इंटर के जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, फाइनल्स के जितने पढ़ाए जा रहे हैं, सारे काम आएंगे, सारे काम आएंगे। मैथमेटिक्स की नॉलेज भी चाहिए जो फाउंडेशन लेवल पे आपको दे दी गई। हाँ बट ठीक है, फाउंडेशन लेवल कि भाई उतना की चाहिए, उसका कारण अगर मैथ्स में इनको बहुत हाई स्किल चाहिए होती ना, ये इवन फाइनल्स तक भी लेके जाते। बट इनको पता है कि आज का मैक्सिमम काम जितना भी है वो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एआई के ऊपर डिपेंड करता है, सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक है। ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे कि दिमाग से डंप ना हो, ठीक है ना, कि पर्टिकुलरली बोल दिया कि 8+6 कितने होते हैं, लिख के कि वो काम ना हो कि इतनी आदत पड़ जाए कैलसी की, वो काम।
कैलकुलेशंस मस्ट, मतलब आपा लोग नंबर्स पे जीते हैं माइंड में ऑल टाइम। नंबर सामने वाला लिख रहा होगा, दिमाग में कैलकुलेशन तेरी चल रही होगी। इतने फ्रीक्वेंट होने चाहिए। इतनी कई बार अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं, ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पर्टिकुलरली डील क्रैक होने जा रही है, सामने बैठे हैं, अल्टीमेटली अगला बोल रहा है, बोल ही जाए, मैं भी रिस्पॉन्ड तो कर रहा हूं पर दिमाग में मेरे कैलकुलेशन चल रही है। मैं कह जी फिर एक काम करो, परसेंटेज ये नहीं ये करेंगे। कहते सर बड़े क्विक डिसीजन मेकिंग है। मैं कहा भाई हिसाब पड़ गए, इतना हिसाब तो हमने लगा लिया, एक काम करते हैं चल इतने पे डन करते हैं। उल्टा सामने वाला डर जाएगा कि कहीं मैं तो नहीं फंस रहे। आपका हिसाब लगा रहे हैं। अब ये हम नॉर्मली कई बार करते हैं, पर्टिकुलरली कोई अच्छी डील अगर करनी होती है रिगार्डिंग दैट, साहिल सर बात कर रहे होते हैं, मैं दिमाग चला रहा होता हूं, अगला देख रहा होता है, अल्टीमेट सर हमारा प्रपोजल ये है जी, दिस है जी, दैट हम ये करेंगे, फलाना करेंगे। मैं कहता इसको बातों में लगा के रख, मेरा काम चल रहा है। मैं कहा चलो ठीक है जी, पेपर पेन ले आओ, अब मेरी सुनो, ये चीजें ऐसी होंगी, हमें ये चीज, इसका रेट ऑफ ये होगा, पॉइंट ये होगा, इतनी कमीशन फलाना, जो कुछ भी डिसाइड होना है इस तरह चलेगा। फिर जब अगला घर जाके हिसाब लगाते हैं ना, साड़ियाँ, हमारा प्रपोजल कुछ और था, लेके कुछ और आ गया इंस्टेंट। इस समझदारी, यही तो अपना सीए का दिमाग है यार। हम लोग इन चीजों में ना समझ पाए, फिर फायदा क्या? दैट इज मैथमेटिक्स। अच्छा स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज बात करें, सेंसर सैंपल क्या, तो जो क्लियर। नंबर 2 इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट आगे। सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में तो आपने उनका ऑडिट करना है, अब तुम्हें यही नहीं पता बैंक रेट क्या है, आरबीआई के रूल्स क्या है, गवर्नमेंट बजट क्या कहता है, इनके ऊपर क्या इंपैक्ट है, हैंस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपको डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट लॉ की नॉलेज तो बाय डिफॉल्ट वही तो तूने चेक करना है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा प्रोसेसिंग, जिस हिसाब से ऑटोमेशन का जमाना है, तुम्हें पर्टिकुलरली इन चीजों की नॉलेज भी आनी चाहिए। बंदा वैसे वेल इक्विप्ड है बट उसको लैपटॉप चलाना ना आए, सॉफ्टवेयर चलाने ना आए, कि उसको मान लो कहाँ इंफॉर्मेशन डालनी है, कैसे आप रिपोर्ट करोगे, जीएसटी रिटर्न भी फाइल करनी तो ऑनलाइन ही करेगा, पता ही नहीं पोर्टल कैसे ओपन होता है। दैट इज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड, और जिसका तू ऑडिट करने जा रहा है, भाई तू आईटी से बेकार है, वहां जहां ऑडिट करने जा रहा है सारा एनवायरमेंट ही क्या है, आईटी। अगले तो भर भर के बेइज्जती करेंगे कि कहां से ये आ गया बंदा, कि ऐसा ऑडिटर जिसको पता ही नहीं कि यहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हो रहा है। हमें इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एरियाज, मेरे वैसे स्कोप का पार्ट नहीं है बट इनका इंपैक्ट मेरी एफएस के ऊपर भी तो आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, मैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस की नॉलेज लूंगा, मैं कहती बताना आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है एक बार, मतलब कैसे रॉ मटेरियल आपने जैसे इतना 10 किलो डाला, एंड चलो मशीनरी क्या आउटपुट देती है, क्योंकि इसकी तो रेशो फिक्स होएगी, कितनी एफिशिएंसी पे काम कर रही है। प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एरियाज, क्योंकि इन चीजों का डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली एफएस पे इंपैक्ट तो है। कॉस्ट कम ज्यादा, प्रॉफिट कम ज्यादा। आगे मेन थिंग, चल फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आजकल पढ़ ही रहे हो, मेन वर्ड बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस बहुत तगड़ी चीज है, जो एक ऑडिटर के अंदर एक्सपेक्ट की जाती है एज अ क्वालिटी एज वेल, क्योंकि दिन भर में आपको पर्टिकुलरली तरह तरह के लोगों से क्या करना है, डील करना है। और तुझे क्या लग रहा है कि तुम मैनेजमेंट में ऑडिट करने जाओगे, अगले प्लेट में सब कुछ रख के बैठे कि लो जी इन्फॉर्मेशन आपकी तैयार पड़ी, वो नहीं देंगे। मोटिव दोनों का अलग अलग है मेरे भाई। तू वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां तक वो दिमाग लगा के बैठे कि ये पहुंच ना सके, समझे? जैसे घर में अपने कमरे में एक ऐसा कोना जहां पे मम्मी का हाथ ना जाए, कहाँ रखो इसको, सफाई के बहाने सब जगह साफ होता है। हम लोग दिमाग लगा रहे हैं वो वहां तक ना पहुंचे, वो दिमाग लगा रहे हैं कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। दोनों के परसेप्शन में फर्क है, दोनों के परसेप्शन में फर्क है। कहते नहीं मैनेजमेंट के 10 लोग ये दिमाग लगा रहे हैं कि ये चीज ऑडिटर को पता नहीं चलती, और वो अकेला दिमाग लगा रहा है इस चीज के ऊपर कि मैं कहां से पता करूं। सो जिसलिए मैनेजमेंट पर्टिकुलरली जब ऑडिटर आता है ना, चाहे वैसे पूरा दिन चबड़ चबड़ जो मर्जी बोल लीजिए, जब ऑडिटर आएगा ना, एंड सिखाया होता है उतना बोलने जितना पूछा जाए,
ज्यादा इसको ना लीनियंट लेने की जरूरत नहीं है भाई। ये अगर ये लीनियंट हो गया ना ऑडिटर, ये फिर बाल की खाल उतारेगा। छोड़ो, बाल की खाल, पहले वो तो बाल ही कितना पता, उसकी भी खाल उतारना मतलब ये इतना डिटेल तक जाएगा। चुप रही हूँ, उसके बाद चाहे अकेला बोलता रही हूँ, इसके सामने बोला, इसके सामने बोलेगा ना, ये आगे से आगे से आगे से आगे क्वेश्चन पूछेगा इन दैट केस। अब ऐसे लोगों से डील करना तुझे क्या लग रहा है इट्स इजी? और हर बंदे की नेचर अलग थोड़ी होती है। बिहेवियरल साइंस का मतलब क्या, जितने ह्यूमन बिहेवियर आप डेली, अब हम कहते हैं यहाँ पे आप लोग रोज मिलते हो, कितने सारे स्टूडेंट्स डेली मिलते हैं, उनके पेरेंट्स मिलते हैं, कितने लोगों से हमारी पब्लिक डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग में पर्टिकुलरली हर बंदे की नेचर सेम थोड़ी होगी। कईयों के साथ बड़ा प्यार से बात चलती है, कईयों से थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाते हैं जिस टोन में वो बात कर रहे होते हैं। समझ आता है। फिर हालांकि पूरी तसल्ली करवा के भेजते हैं कि भाई ठंडा होके बैठ आराम से, नहीं तसल्ली मेरे को भी करवानी आती है। क्या ना, साउंड्स लाइक शक, सस्पिशन, हमें दिख जाता है, वर्ड सुनने में पता लग जाता है कि ये किस सेंस में बात कर रहा है। अच्छा उस सेंस में, अब आ जा, अब उसी सेंस में तसल्ली करवाऊंगा तेरी। फिर बाद में जाते हुए क्या के जाएंगे, नाइस टू मीट यू, कि सर बड़ा अच्छा लगा मिलके। मैं क्या, मैं समझ गया था ना किस सेंस में। गलत वो नहीं है, गलत है सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस जो उनका माइंड गलत बना देते हैं। किसी जगह कुछ गलत हुआ होता है, वो एग्जाम्पल सबके लिए बन जाती है। आपका बैड एक्सपीरियंस किसी जगह अगर रहा होगा तो वो एक्सपीरियंस सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। देन आप लोग जब किसी दूसरे नए पर्सन के जाओगे फॉर दैट सेम सर्विस, आप लोग भी एक माइंड में एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे, यहां भी ऐसा कुछ ही होता होगा। देखो, पूछने का एक ढंग होता है, बात करने का एक वे आउट होता है, बट इट नॉट साउंड्स लाइक ब्लेमिंग ऑन द अदर पर्सन, कि आप दूसरे पर्सन पे ब्लेम कर रहे हो। हाउ कुड यू से दैट? एंड आपकी हिम्मत क्या पर्टिकुलर ये बात कहने की? तेरे सामने सारी चीजें पड़ी हैं, तेरे सामने सब कुछ गोइंग ऑन है, और अगर इस लेवल का हमें दिख जाता ना बिहेवियर, सॉरी सर, आई हैव अ क्लास, अल्टीमेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप अपना मन बनाइए, कोई इशू नहीं है, सीट होगी तो मैं दे दूंगा, नहीं होगी तो नहीं देंगे, इसमें क्या मैटर है। बट आप थिंग्स अगर चीज समझने को रेडी नहीं है, तेरे चीजें सामने गोइंग ऑन है, और ऊपर से 4 5 या 10 रेफरेंस लेके आते हैं, मैंने जी 10 जगह पता करा, आपके बारे में पता लगा, मैं कहा अभी भी समझ नहीं आई। नले कह रहा कि 10 जगह पता लगा, सबने आपका ही नाम बताया, स्टिल आगे फिर वो डाउट की तरह बैठा है। ऐसे बंदे से मत्था मारने का कोई फायदा? अब ये चीजें ना हमें समझनी पड़ती हैं, किसके ऊपर कितना टाइम, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द बिहेवियर। अब सेम चीज एक्सपेक्ट कर, एक कंपनी में तो ऑडिट करने जा रहा है, क्या तुझे इंप्लॉय सारे सेम लेवल के मिलेंगे? सबका बिहेवियर अलग होगा, कोई मन करे तेरे साथ कॉपरेट करेगा, कोई नहीं करेगा, देन हाउ यू विल डील? दैट इज कॉल्ड एज बिहेवियर साइंस, एंड यू मस्ट बी टैक्टफुल। आपके पास हर चीज के तोड़ होने चाहिए निकालने के लिए, फिर आप किस बात के ऑडिटर? इंफॉर्मेशन तो लेके रहेंगे ना, पर आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, अग्रेसिव होकर भी नहीं, डिफेंसिव होकर भी नहीं, हर तरह आपको देखना पड़ेगा सामने वाला पर्सन कैसा। आप कहते हो आप लोग एक एटीट्यूड में, ईगो में रहो, मैं तो इनका ऑडिटर हूँ, ओए इधर आ। ये भी नहीं ना, समझे ना, ये भी नहीं, अगले को फोर्स भी नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली बिहेवियर वहां पे नोट डाउन करना हो। पर्सन टू पर्सन बिहेवियर क्या करते हैं, वेरी करते हैं, एंड आप अपने अकॉर्डिंग डील करो। These are the relations. These are the relation with the other disciplines. Clear? अब इसको घर से प्रॉपर पढ़कर आना, देखना, डिटेल पढ़ना, और वो भी क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वजह मैं दे चुका। मई 26 में ये क्वेश्चन आ गया, आज तक नहीं आया। मई 26 में ये क्वेश्चन पूछ लिया पर्टिकुलरली कि बताओ जी इनमें से, आई थिंक सो बिहेवियरल साइंस भी आया था शायद। क्लियर? 3 4 वर्ड को लेकर बताओ जी इनका ऑडिट के साथ क्या रिलेशन है। इसीलिए कह रहा हूं कि एक बार पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सर ईडी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ईडीपी ऑडिट्स भी होते हैं, ये चीज। हाँ जी, हुआ क्लियर? इसके आगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो पॉइंट है, और क्वालिटीज को लेकर, ऑब्जेक्टिव को लेकर, ये 3 टारगेट मैं कल के लेक्चर पे लेके चल रहा हूं। नाउ बैक टू बैक, नॉट ऑफ द टॉपिक, ऑन टॉपिक।
बात चलेगी डायरेक्टली 1-to-1 वर्ड्स आपके सारे मिलते रहेंगे। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।